खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। आज 30 अगस्त सन 2023 है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह खबरों से भरपूर हो। पिछले 24 घंटों से जो कुछ हो रहा है और आगे जो कुछ हो सकता है उस पर हमारी नज़र रहती है। सियासी उफक पर क्या कुछ होने वाला है, तज्जिया होता है, तबसरा होता है, आपकी बात भी होती है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में कुछ अहम मामलात होंगे, जहां दिल्ली से शुरुआत करेंगे क्योंकि G20 समिट होने जा रहा है और G20 समिट को लेकर जहां शरपसंदों पर गहरी नज़र है, वहीं पर एक और मसला दरपेश है। क्या मामला है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अब कुरान जलाना आसान नहीं होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कुरान जलाए जाते थे, लेकिन अब क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी हमारी नज़र है। आपको अपडेट करेंगे उस हवाले से। जम्मू कश्मीर आएंगे तो इंतखाबी बिगुल से लेकर 370 के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ सरकारी फैसलों से आपको बाखबर करेंगे। और आज का प्रोग्राम सिर्फ 60 मिनट का, यानी सिर्फ 1 घंटे का होगा, क्योंकि रक्षाबंधन भी आज, तो इसलिए खुसूसी ट्रांसमिशंस भी आपको दिखानी है रक्षाबंधन के हवाले से। आप बने रहेंगे हमारे साथ, हर पल आपको खबरों का अपडेट करेंगे, मरहलावार तरीके से आप तक खबर पहुँचाएँगे। और उम्मीद ये करेंगे कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हर पल आप हमारे साथ रहे और आपकी आरा हम तक आते रहे। आपकी आरा, आपकी तनकीद हमारे लिए मशअल राह है, यानी अंधेरे में वो टॉर्च है जहां पर हम हर कदम आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। और हर दिन जब आप तनकीद करते हैं हमारे मामलात पर, हमारी खबरों के हवाले से, हमारे तज्जिए के हवाले से, तो हौसला अफजाई हो रही है कि हमने आगे कितना एहसन तरीके से और सही तरीके से प्रोग्रामों को आगे बढ़ाना। फिलहाल 30 अगस्त, क्या कुछ माजी में हो चुका है, चंद अहम तरीन वाक़ात पर नज़र डालेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज अगस्त की 30 तारीख है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2023, यानी अगस्त का महीना भी ख़त्म हो रहा और 9वें महीने में हम दाखिल होने जा रहे हैं। साल 2023 के आखिरी 4 महीने, जिसकी शुरुआत परसों से हो जाएगी। लेकिन अगस्त की 30 तारीख क्या कहती है? चंद अहम वाक़यात हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको बताएंगे। इतिहास के पन्नों में ये ऐसे वाक़यात हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या यूरोप और अमेरिकी दुनिया में या मुख्तलिफ ममालिक में सर फहरिस्त हैं। 1984 में आज के दिन साइंसदानों ने एक और जो कोशिश 33 बरस पहले शुरू की थी, उसके मस्बत नताइज सामने आए। खलाई शटल डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान आज के दिन भरी, 30 अगस्त 1984 को। 1952 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर आज ही के दिन इंतकाल कर गए, अस्बोरन स्मिथ, जो कि एक तवील मुद्दत तक इस बड़े इदारे में खिदमत अंजाम देते रहे, लेकिन 1952 में चल बसे। 1947 में आइन का मसवदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई आज ही के दिन, और उसके बाद 1950 तक उस पर काम जारी रहा। साल 1991 में आज ही के दिन अज़रबैजान ने सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। तो अज़रबैजान आज के दिन आज़ाद हुआ था। सोवियत यूनियन, जिसे अब आप रूस कहते हैं, USSR कहलाता था। और अफगानिस्तान में दाखिले से पहले मुख्तलिफ छोटे ममालिक, जिनमें चेचेनिया से लेकर अज़रबैजान, यूक्रेन, ये तमाम ममालिक जो USSR के साथ थे, लेकिन बाद में एक एक करके अलग होते चले गए। और यूक्रेन के साथ हालात क्या हैं वो 1.5 बरस से आपके सामने है। 1928 में आज ही के दिन दी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का हिंदुस्तान के अंदर क़याम अमल में लाया गया, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे पहले सरगर्म रही, थोड़ा ही सही लेकिन काम ज़रूर चलता रहा। 1928 में बिलाखिर भारत के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई। साल 1991 में अज़रबैजान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया आज के दिन ही। और दीगर कुछ ममालिक भी जो आहिस्ता आहिस्ता सही 1996 तक आज के दिन के बाद से कोशिशें जारी रखने लगे। और इनमें बहुत से मुल्क जिनने बाद में USSR से अलहदगी इख्तियार कर ली। 1982 में यासिर अरफात बैरूत से बेदखल किए गए, फ़लस्तीन के सदर भी रहे साल 1994 से 2004 तक। इसके अलावा फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी 1979 से 2004 तक रहे। और एक तवील मुद्दत तक, चूँकि फ़लस्तीन के अंदर खिदमत तो अंजाम देनी ही थी, सियासी एतबार से भी काफ़ी अहमियत के हामिल इनके इक़दाम थे। लेकिन आज बैरूत के अंदर जब उन्हें रखा गया था तो 1982 में वहाँ से उनको निकाला गया, बेदखल कर दिया गया। कुछ ऐसे मामलात जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई थी इस तरह की। और 1999 में मशरकी तैमूर ने आज ही के दिन
रेफरेंडम में इंडोनेशिया से आज़ादी के लिए वोट दिया। आज से 24 वर्ष कबल ये बड़ी डेवलपमेंट हुई। तारीख 30 थी अगस्त की, साल था 1999। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें आपके सामने हमने रख दी हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज वेडनेसडे है और बड़ी खबरें जो दिन की है कौमी, बैनुल-अक़वामी और मकामी सतह पर, उन पर एक एक करके हम खबरों की तरफ जाएंगे। तज्ज़िया होगा, तबसरा होगा। 60 मिनट के अंदर कोशिश रहेगी कि अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनकी बात आपको सुनाएंगे। लेकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत जो जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक है, लद्दाख से मुतल्लिक है, उन पर जाने से कबल प्रोग्राम का आगाज़ आज उस खबर के साथ जिस पर सबकी नज़रें दारुल हुकूमत नई दिल्ली में टिकी हैं। और G20 इजलास 9 से 10 सितंबर को होगा, लेकिन तैयारियां इस वक्त भी जारी हैं। चलिए जनाब, खबर का आगाज जरा G20 से करते हैं, क्योंकि G20 को लेकर दिल्ली के अंदर कल भी हमने आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह कराया था और ये बताया था कि पुतिन नहीं लेकिन रूसी सदर और अमेरिकी सदर की आमद है और इस सिलसिले में सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया गया। ताहम अब दिल्ली के सामने एक बड़ा मामला इस वक्त सामने है, क्योंकि G20 समिट को लेकर जहां सिक्योरिटी के खदुखाल और सिक्योरिटी को मज़ीद चौकस कर दिया गया है, वहीं पर बंदरों की मौजूदगी दारुल हुकूमत में एक नया मसला बन रहा है। दिल्ली के अंदर और वेन्यू के आसपास बंदरों की मौजूदगी से दिल्ली हुकूमत से लेकर मरकज़ी हुकूमत तक परेशान है और यही वजह है कि सिविल बॉडीज़ ने अब खुसूसी नफरी को तैनात करने का फैसला लिया है। और ये खुसूसी नफरी जो तैनात होगी, ये वो 30 से 40 लोग ट्रेन लोग होंगे जो लंगूर की आवाज़ निकालकर बंदरों को डराएंगे ताकि वो उस वेन्यू के मकाम पर, उन जगहों पर ना आ पाए जहां पर VVIPs रहेंगे या जहां पर VVIPs की मूवमेंट है। कई तदबीरें की गई हैं, एक तरफ से सिक्योरिटी खदखाल कल हमने आपको बताया, लेकिन अब की बार जो सिक्योरिटी को एक और खदशा दरपेश है वो ये है कि बंदरों के ज़रिए से भी बंदरों का इस्तेमाल करके हालात को ख़राब किया जा सकता है। इसलिए बंदरों पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है और सिविल बॉडीज़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन अफराद की तैनाती दिल्ली के उन इलाकों के अंदर कर दी गई है जहां पर ये तकरीब होने जा रही है, ये समिट होने जा रही है। मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कई प्रोग्रामों को हाथ में लिया गया है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर G20 समिट जो 9 और 10 तारीख को दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रही है, इससे कबल जो एहतियाती तदाबीर और सिक्योरिटी खदखाल को देखना है, उसमें कल इस बात को भी देखा गया कि बंदर चूँकि इसके आसपास के इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए शुबा ये है कि इससे छवि खराब हो सकती है और छवि को दुरुस्त करने के लिए अब खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं जो बंदरों को इन इलाकों से दूर रखेंगे। G20 समिट छवि खराब कर शरपसंद अनासिर एक तरफ से इस पूरे इवेंट को ख़राब करने के दर पर है। महकमा इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस को कई इतलात मिली हैं, जिसके बाद कई मकामात पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। ताहम इस बीच अब दूसरा मामला बंदरों का भी सामने आया है और कल से लगातार 3 मीटिंग्स दिल्ली हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, NDMC की हुई है कि किस तरीके से इन इलाकों से बंदरों को दूर रखा जाए ताकि VVIP मोमेंट के दौरान या तकरीब के दौरान कोई भी रखना बंदर ना डाल पाए दिल्ली के G20 समिट के दौरान। इजलास में आपको पहले से हम बता चुके हैं कि कई अहम शख्सियात हैं, हालांकि पुतिन नहीं आएंगे, लेकिन 7 सितंबर से 10 सितंबर तक अमेरिकी सदर जो बाइडन भी नई दिल्ली में मौजूद होंगे, दीगर अहम शख्सियात होंगी। जनूबी एशिया से चूँकि बांग्लादेश को मदऊ किया गया है, तो बहुत सारे ममालिक की जब एक जगह शख्सियात होंगी, मुख्तलिफ मकामात पर उनको दौरा भी कराना है मीटिंग्स के अलावा, जहाँ पर उनको सैर तफरी की घर से ले जाया जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसलिए अब तरबियत याफ्ता अमला जिसमें 30 से 40 एहलकार होंगे जो एक खुसूसी किस्म की ट्रेनिंग के साथ इन इलाकों में सरगर्म रहेंगे, जो इस तरह की सूरत हाल से अगर कहीं पर पेश आती है निपटने के अहल हैं। वो आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा भारत और चीन के हवाले से भी करते हैं। सरहदों पर तातुल के बीच चीन की जानिब से एक बार फिर से, जहां पर पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई और एक समिट था, बड़ा इंपॉर्टेंट समिट, सबकी नजरें उस पर थी, ब्रिक्स समिट जिसका नाम था। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर की मुलाकात हुई। सरहदी मामलात को हल करने पर एक मुख्तसर मुलाकात के दौरान बड़ी संजीदगी के साथ गौर व हुआ, लेकिन अब जाकर एक और मसला यहाँ पर पैदा हुआ। वो मसला है आज के वक्त में भारत और चीन के दरमियान इस तातुल के बीच चीन की जानिब से
एक और नया मैप जारी कर दिया गया है। नक्शा तो पूरे मुल्क का जारी किया गया, लेकिन उसमें कुछ हिस्से ऐसे डाले गए जो भारत के हिस्से हैं, लेकिन चीन की जानिब से उन पर दावा पेश किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश, आपको याद होगा कि साल 2017-18 में भी इसी तरह का एक मैप जारी करके चीन सुर्खियों में आया था। नया नक्शा जो चीनी हुकाम की जानिब से जारी किया गया, इस ताजा नक्शे में भी भारत के इस हिस्से पर चीन की जानिब से दावा पेश किया गया और उसके बाद नई दिल्ली से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। मरकजी हुकूमत की तरफ से, मरकजी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कहा गया कि माजी में भी इस तरीके की चीन की कोशिशें हुई हैं, ताहम एक बार फिर जो ये कोशिश हुई है ये नाकाबिल बर्दाश्त है और इसका डिप्लोमेटिक लेवल पर जवाब भी दिया जाएगा। चीन की तरफ से ये नया मैप जो जारी किया, नक्शा जो जारी किया गया है, इसमें अरुणाचल को जो है वो अपने हिस्से में दिखाया गया है और नक्शा जो है वो मिनिस्ट्री फॉर नेचुरल रिसोर्स की तरफ से सरकारी तौर पर जारी कर दिया गया है। मरकजी चीनी हुकूमत की तरफ से जो वजारती नेचुरल रिसोर्स है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह नक्शा जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सियासत दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हुई नज़र आ रही है। G20 के इजलास से कबल एक इजलास हुआ जिसमें चीनी सदर और वज़ीर आज़म के बीच मुलाकात हुई है, जिसके बाद वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का ऐलान किया था कि कई अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू हुई है और सरहदी तनाव को ख़त्म करना, सरहदी मामलात पर गुफ्तगू करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन सिर्फ चंद दिनों के अंदर चीन की तरफ से दोबारा नक्शा जारी कर दिया गया। न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए इस तरीके का नक्शा जारी कर दिया गया है, बल्कि मुल्क के दुनिया के दीगर हिस्सों के, जिनमें वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया और दीगर इलाके हैं जो साउथ चाइना सी के साथ लगते वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी अपने तसल्लुत और अपने दायरे इख्तियार में इन इलाकों को रखने की बात जो है वो चीन के नए नक्शे में कही गई है, जिसके बाद दुनिया भर में चीन की मुखालफत में कुछ चीज़ें सामने आ रही है। ताहम भारत सरकार की तरफ से भी मुखालफत जो है वो ज़बरदस्त कर दी गई है और कहा गया कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से चीन का जवाब दिया जाएगा। 2 साल में दूसरी मरतबा चीन की तरफ से ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया गया। अब की बार जो मिनिस्ट्री फॉर नेचुरल रिसोर्स है चाइना का, उन्होंने ये नक्शा जारी किया जिस पर वजारत ख़ारजा ने ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने तनकीदी अंदाज में एक बार फिर बयान जारी किया है। राहुल ने नक्शा जारी होने पर मरकजी हुकूमत की नाकामी पर क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिएगा। कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। राहुल गांधी जो अब कर्नाटक के दौरे पर लद्दाख से वापसी के बाद कश्मीर पहुंचे और कश्मीर से वापसी के बाद नई दिल्ली से थोड़ी देर पहले उनकी रवानगी कर्नाटक के लिए हो गई है। उससे पहले उनका ये बयान सामने आया। जाते वक्त उन्होंने चंद मिनट मीडिया से गुफ्तगू की, जिस दौरान हुकूमत से उन्होंने फिर वही सवाल पूछा जो पेंगोंग झील से पिछले दिनों आपको याद होगा कि 15 और 16 तारीख के आसपास पूछा गया था, बल्कि 17 तारीख के आसपास। ये एक तरफ की बात थी, लेकिन अब जरा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये वो मामला है जो दुनिया भर के अंदर काफी तूल पकड़ रहा था और मामला कुरान करीम को नजर आतिश करने का। स्वीडन समेत कई ममालिक के अंदर इस तरह के वाकयात पिछले 3 हफ्तों में रोनमा हुए और अवामी मकामात पर इस मुकद्दस किताब को जैसे नजर आतिश किया गया। मुस्लिम ममालिक ने, और सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही नहीं, दीगर कई ममालिक ने भी इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया और स्वीडन समेत उन तमाम ममालिक की ज़बरदस्त मुखालफत हुई जिनने इस तरह के इकदाम उठाने के लिए इजाज़त दी। लेकिन इन सब के बीच में डेनमार्क की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। फैसला यह है कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं, बिलखुसूस जो कुरान करीम को नजर आतिश करने के वाकयात पिछले 3 हफ्तों के दौरान स्वीडन समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में पेश आए हैं, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के फैसले के साथ साथ अगर कोई शख्स इसमें मुलव्विस पाया जाता है तो कम से कम उसे 2 साल की सजा दी जाएगी। तो डेनमार्क के वज़ीर इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कम से कम डेनमार्क के अंदर इस तरीके से मुकद्दस अशिया की तौहीन या फिर इस तरह के इकदाम जो स्वीडन में उठाए गए
उसकी कतई इजाजत नहीं होगी। यही सवाल जब स्वीडन के वज़ीर कानून से पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि इसके लिए हमें नए सिरे से कानून बनाना पड़ेगा, अभी हम इस पर गौर खौज करेंगे, लेकिन कुरान पाक जलाने की सूरत में कम से कम 2 साल की सजा डेनमार्क के अंदर हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। इसकी तफसीलात सरकारी तौर पर शेयर कर दी गई हैं। मुकद्दस अशिया की तौहीन या बेहुरमती पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी गई है डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के अंदर मसौदा कानून तहरीर कर दिया गया है और उस मसौदा कानून के तहत तौरात, बाइबल, इंजील या कुरान करीम के जलाने पर, उसे शहीद करने पर 2 साल की सज़ा होगी। वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया कि ये एक वो कदम उठाया गया है जिससे आसपास के इलाकों को भी इसी तरीके के एहतियाती तदाबीर उठाने होंगे ताकि मजहबी मनाफरत ना फैले। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है। ताहम ये देखना होगा कि 180 सीट वाली पार्लियामेंट के अंदर ये मसौदा कानून जो डेनमार्क हुकूमत की तरफ से तहरीर किया गया है, क्या बहुत जल्द लाया जाएगा या कुछ देर इंतजार करने के बाद इसे ऐवान के सामने रखा जाएगा। फिलहाल 3 मुख्तलिफ तंजीमों की हुकूमतें वहाँ पर कायम है, यानी 3 मुख्तलिफ ग्रुप जिन्होंने इतिहाद बनाया है डेनमार्क के अंदर, उनकी हुकूमत वहाँ पर है और उन्होंने इस मामले को काफ़ी संजीदगी के साथ लिया है। और अब यही वजह है कि बहुत जल्द जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डेनमार्क की पार्लियामेंट है वहाँ पर इस मसौदा कानून को लाया जाएगा, जिसके बाद से मंजूरी मिलेगी और मंजूरी के फौरन बाद 2 साल की सज़ा उस शख्स को होगी जो आसमानी किताबों की तौहीन करता हुआ पाया जाएगा। स्पेशली कुरान करीम, तौरात और बाइबल के हवाले से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर यह चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आसमानी किताबों की तौहीन हो। यह बात साफ कर दी गई डेनमार्क हुकूमत की तरफ से, जहां आसमानी किताबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले डेनमार्क हुकूमत जो है वो कदम उठा रही है। ये दरअसल उसी कानून का एक और मामला है जो कानून हुकूमत की वक्त की तरफ से नाफिज किया गया है कि झंडा और आइन यानी मुल्क का आइन और मुल्क के झंडे को कोई नुकसान ना हो। अगर वहाँ पर सज़ा दी जाएगी तो आसमानी किताबों को लेकर भी इसी तरीके की संजीदगी डेनमार्क हुकूमत की तरफ से दिखाई गई है, जहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 साल की सज़ा होगी उस शख्स पर जो अब कुरान करीम को बेहुरमती, तौरात या इंजील को जलाते हुए पकड़ा जाए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा आप जम्मू कश्मीर की करते हैं और दिल्ली हुकूमत की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन मामला चल रहा है और पिछले 12 दिन के दौरान ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर रह चुका है। मामला 370 का है, सुप्रीम कोर्ट का है और सरकार की तरफ से मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर जज साहिबान लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जुमेरात को मरकज की जानिब से अहम तरीन ऐलान मुतवक्का है, क्योंकि मामला जब दफ़ा 370 का ज़ेर समाअत जो का आईनी बेंच के सामने है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंद अहम तरीन सवाल पूछे और 370 के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकम्मल रियासत का दर्जा कब बहाल होगा, इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है और कब इलेक्टोरल गवर्नमेंट यानी एक आईनी तौर पर इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्योंकि किसी भी स्टेट में इस तरीके से आप नहीं चल सकते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए आप कभी सदर राज और कभी गवर्नर रूल नाफिज करके आगे बढ़ें। इस पर सॉलिसिटर जनरल का मानना था कि जुमेरात को यानी कल वो एक अहम तरीन बयान सामने रखेंगे और मुतवक्का ये है कि दफ़ा 370 के मामले में समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि जुमेरात को मरकज़ की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्का है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आला सतही मीटिंग के बाद 31 अगस्त को टाइम फ्रेम पर मस्बत बयान दिया जाएगा, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कल कहा गया था और ये भी साफ कर दिया गया था कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगी लेकिन रियासत का दर्जा बहाल होगा जी जम्मू कश्मीर का, और ये वादा ऐवान के अंदर भी किया गया है, यानी ऐवान के अंदर भी ये वादा किया गया है। और कल इस बात को सॉलिसिटर जनरल ने भी दोहराया कि बहुत जल्द ये रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो की जाएगी। रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल भी कल एक जज साहब ने पूछा, जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल पर यह सवाल किया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या किसी भी रियासत को नेशनल सिक्योरिटी के तहत
दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, क्या ये सही है? इस पर भी जवाब जो है वो कल देखने को मिल सकता है। तमाम सॉलिसिटर जनरल लगातार अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। 5 जज जो कानूनी बेंच बनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, जस्टिस SK कौल साहब है, जस्टिस संजय साहब हैं, जस्टिस BR गावे हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये लगातार पिछले 12 दिन से जो है वो इस समाअत को सुन रहे हैं। और ये समाअत चल रही है 370 और 35A के मामले को लेकर, जहां पर 1 दर्जन के करीब एप्लीकेशंस मूव की गई थी, जिनमें बड़े वकीलों की तरफ से जो नामवर वकील है उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई थी उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखा। और अब सरकारी मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। ताहम बड़ा मामला जुमेरात को यानी कल सामने आ सकता है, जब मरकज़ इलेक्शन यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट और रियासत की बहाली के हवाले से बयान दे सकता है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बरकरार रखा जाएगा, ये भी कल वजाहत की गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर मुफस्सिल रोशनी डाली। लेकिन आज जब समाअत का 13वां दिन है, 11:15 बजे समाअत होगी, तो आज समाअत या केस आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर है। 2 चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि कल एक इशारा ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया, मुमकिन है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं या केस के अंदर पेचीदगियाँ ऐसी, शायद कल को फैसला या जो फैसला आने से पहले ये पूरा केस जो है वो लार्जर बेंच के हवाले से भी किया जा सकता है। इस तरह की बीच बीच में बातें हुई, सवाल जवाब का सिलसिला जब चल रहा था। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक इंतखाबात हुकूमत कब कराएगी, क्या प्लान है, एक आज नहीं तो कल इस पर जवाब तकरीबन साफ हो जाएगा। और दूसरा, चूंकि रक्षाबंधन की छुट्टी भी है, अगर कल समाअत नहीं होती है, कल अगर छुट्टी कर दी जाती है, तो मुमकिन है कि जुमे का दिन सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को दिया जाए, उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। लेकिन आज भी रियासती दर्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से बीच में जो सवालात उठ रहे हैं उन पर जवाबात की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पिटिशनर्स की तरफ से भी बीच बीच में खड़े होकर सवाल पूछे गए इसके मुतालिक, जब ये बात सामने आई कि क्या एक हिस्से को, एक साबिक़ा रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है या नहीं। उस पर आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ चीज़ें बारीकी से पढ़ी गई। यूनियन टेरिटरी के मुतालिक जो अहम बात थी वो ज़रा एक छोटी सी झलक आपको देते हैं, जिसमें लद्दाख के अंदर आपको याद होगा कि 5, 6 या 8 महीने बीत चुके हैं, मुसलसल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या फिर लेह अपेक्स बॉडी हो, जो 4-5 मुतालबात हैं उनमें ये भी है कि लद्दाख को भी रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन कम से कम हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ कल अदालत उज़्मा में भी सामने आया कि रियासती दर्जा लद्दाख के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरी बरकरार रहेगी। वो बात एक आप तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद आज दिन की जो कार्रवाई रहेगी उस पर भी गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देखेंगे। So Ladakh election would be over. People of the state of Jammu and Kashmir. Mr. Solicitor, there is another more fundamental reason why your argument may be correct, which is this. Look at Section 5 of the J&K Constitution. It says the executive and legislative power of the state extends to all matters except those with respect to which Parliament has the power to make laws for the state under the provisions of the Constitution of India. So once the Constitution of India defines which is the area in respect of which Parliament has the power to make laws, then that is denuded from the jurisdiction of the Jammu and Kashmir legislature. आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप सुन रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की समाअत जारी है। 31 अगस्त को मुफस्सल जवाब दिया जाएगा और यूटी का दर्जा मुस्तकिल नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कल एक बार फिर बताया, ताहम लद्दाख के हवाले से साफ कर दिया कि लद्दाख फिलहाल यूटी ही रहेगी, इसमें कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आ सकती है। कल का दिन इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना होगा कि सॉलिसिटर जनरल जब खड़े होंगे, बयान देना शुरू करेंगे तो क्या कुछ हिकमत अमली वहां पर होगी। छोटा सा ब्रेक के उस पर बात जरा इंतखाबात की होगी। किन इंतखाबात की होगी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, बताएंगे आपको डिटेल के साथ। फिर आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम जम्मू के अंदर है, क्या कुछ उन्होंने किया। छोटे से ब्रेक के बाद